व्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसकी जो परीक्षा है वो दिसंबर मंथ में दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है। तो दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब आप 2-3 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई भी आप कर पाएंगे। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीटेट में 150 में से कम 120 प्लस का स्कोर सोचा है। वैसे आप क्वालिफाई 90 पर ही कर जाते हो, लेकिन 120 प्लस का स्कोर सोचा है तो आप सभी को बता दें ये चैनल आपके लिए है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, जिसमें अभी मैथ्स चल रहा है। तो मैथ्स के लगभग पिछले जो 40 पेपर थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। मतलब 2021 में जो आंसर की आई थी 21 पेपर, लगभग 40 पेपर हुए थे प्राइमरी और जूनियर लेवल के, तो सभी के सभी मैथ के पेपर करा दिए हैं। अब वहाँ से हमने मैथ्स पेडागोगी को भी उठाना शुरू कर दिया है। तो मैथ्स की पेडागोगी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, जिसके मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और 25 से आज हम 50 क्वेश्चन तक यानी कि 25 क्वेश्चन इस वीडियो से करने वाले हैं। तो मैथ्स पेडागोगी की टेंशन लेना तो आप बंद कर दीजिए। अगर आप सीटेट में चाहते हैं बेहतर स्कोर करना, सीटेट को क्वालिफाई करना, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीटेट के कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया गया है। तो सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। ये DSSP PRT 2017 में भी पूछा गया था। तो गणित में निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषित है। देखिए, बात करें अगर हम समतल की, तो समतल भी क्या है, एक तरीके से परिभाषित होता है, लेकिन गणित में निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषित है। तो देखिए, समतल की बात करें, बिंदु की बात करें, रेखा की बात करें, लेकिन चतुर्भुज के विकर्ण की बात करें तो गणित में निम्न पदों में से चतुर्भुज के विकर्ण परिभाषित हैं। क्योंकि सबसे पहले आप चतुर्भुज के बारे में बताते हो, फिर बताते हो कि इसकी दो अपोजिट साइड्स के वर्टेक्स को मिलाने पर डायगोनल्स बनती हैं। तो यहाँ पर विकर्ण आप डेफिनेट कर रहे हो, किससे, चतुर्भुज से। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी DSSP TGT के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। बीजगणित में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन आपकी होती है, क्योंकि जनरलाइजेशन के बिना तो बीजगणित का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आपने A+B का फॉर्मूला खोला, A+B का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे, A² + B² + 2AB, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई। आप इसके आधार पर तमाम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो सामान्यीकरण तो होता है, मानसिक चित्रण बिल्कुल अवश्य होता और क्रम का परिवर्तन भी होता है। इसके अंदर माप देखने को नहीं मिलती है। तो बीजगणित में माप संबंधी पहलू महत्वपूर्ण नहीं है, बिना इसके भी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। अगर आप गणित में प्रश्न रख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो ये UP PGT 2017 में पूछा गया था। विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता। देखिए, गणित में प्रश्न अगर रख रहे हैं तो आप उसमें असमर्थता नहीं समर्थता प्रस्तुत करेंगे। कक्षा में संदेह प्रस्तुत कभी नहीं होता। प्रश्न रख रहे हैं तो आप अपने संदेहों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न हल करना भी आपका नहीं हो सकता, लेकिन विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी UP PGT 2017 में पूछा गया था। सीटेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे। अब गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या होंगे, प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। जरूरी नहीं कि प्रमेय और उनकी उत्पत्ति हो, अभ्यास प्रश्न हो या हल्की उदाहरण हो, समन्वेषण के लिए प्रश्न होने चाहिए। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए क्या होने चाहिए, समन्वेषण के लिए प्रश्न होने चाहिए। तो गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं। इसमें छात्र तर्क करने की सोच विकसित होती है। इससे क्या होता है, छात्रों के अंदर तर्क करने की जो सोच है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखिए, प्रत्येक
विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन का प्रमाण या खंडन के लिए किया जा सकता है? तो अगर हम यहाँ पर करें तो प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति, ये यहाँ पर सही होगा। सीटेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर एक की बात करें तो एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, लेकिन इसके बाद जितनी भी हैं वो आपकी जरूरी नहीं अभाज्य संख्या हो। तो प्रति स्थिति द्वारा उत्पत्ति का प्रयोग कथन में किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सीटेट 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? दुश्चिंता के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु की प्रकृति होती है, परीक्षा की पद्धति होती है, लेकिन लैंगिक बद्धता जेंडर वाइज स्टेरियोटाइप इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा था, इसी वजह से ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में, ये क्वेश्चन हो चुका है। अनीसा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। दो हैं, अनीता है और एक अमित है, दोनों कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित से कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर संख्या n लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया। देखिए, अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप 5 से बता रहा था, उसने 5 की जगह पे n का प्रयोग कर दिया कि अगर आपका औसत 5 गुना हो रहा है तो 5 एवरेज में भी फर्क पड़ रहा है। संख्याओं में 5 का गुणा करने पर एवरेज भी 5 पड़ रहा है। अगर हम n का मल्टीप्लाई कर दें एक तरीके से तो ये क्या होगा? तो निगमनात्मक तर्क होगा, यानी कि रूल बेस्ड बनाने का प्रयास किया रहा है, एग्जाम्पल टू रूल लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो निगमनात्मक होगा यहाँ पर। क्लियर? तो अनीशा ने निगमनात्मक तर्क का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखने का संकेत करता है। सीटेट 2017 में पूछा गया है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखने का संकेत करता है। तो यहाँ पर बात करें कथन के तर्क और औचित्य को, कथन के जो तर्क हैं और औचित्य है उनको लिखने का प्रयास किया जाता है। तो ज्यामिति उत्पत्ति लिखने का संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन 2017 यूपी टेट के अंदर पूछा गया था। दो पूरक कोण 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह, अब क्या होगा? उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसके विश्लेषण किए जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त किया जाए। क्योंकि पूरक कोण की बात करें तो दो कोण ऐसे कोण जो एक दूसरे को जोड़कर 90 डिग्री बना रहे हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो पूरक कोण होगा। तो आप इसमें क्या कर रहे हो? उच्चतर श्रेणी का विचार बनना है, क्योंकि यह इस बात की अपेक्षा करेगा कि जो जानकारी की व्याख्या की जाए उसका विश्लेषण किया जाए और उस पर वांछित जानकारी प्राप्त किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। ये आपको प्रूव करके दिखलाना है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। वैसे एक संख्या परिमेय संख्या की बात करें तो ये √2 बनेगा। √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो ऐसी तो कोई नहीं है। तो यह किसका उदाहरण है? प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति। तो यह एक प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति है, यानी कि पहले आपको अपरिमेय संख्या माननी पड़ेगी, उस अपरिमेय संख्या से आपको परिमेय प्रूव करके दिखलाना होगा, तो वो एक बात बनती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता। एनवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। सीटेट में भी इस प्रकार का सवाल आ चुका है। गणित में प्रदर्शन का उल्लेख नहीं करता, तो गणित में प्रदर्शन उल्लेख किसका नहीं करता? तो ये एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम का प्रमेय में व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं की इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपट रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य से एक सहायता करना है। सीटेट 2016 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वे समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाते हैं, बात तो ठीक है। वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, बात ठीक है। गणित के अंक प्राप्त करना ये आसान करते हैं, जी। गणित में अंक प्राप्त करना, ग्रेडिंग करना ये उद्देश्य नहीं होता है। वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी बात सही है। आपको एक खोजी की तरह बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गलत पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये राजस्थान टेट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वाद विवाद जो होता है वो आंकड़ों के निरूपण और प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुति। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें आंकड़ों को संग्रहित करना, व्यवस्थित करना और प्रस्तुत करना सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? तो समस्या समाधान के लिए बात करें, चित्रांकन अवश्य होता है, अंत में आरंभ की ओर हल करना ये भी होता है, परीक्षण और त्रुटि विधि ये भी होता है, लेकिन रट लेना गणित में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को पढ़िए। क्या है समस्या? एक मानचित्र दिया गया है और जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र को दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या क्या है? तो ये जो समस्या है अनुसंधान प्रकृति की है, यहाँ तो नहीं बोला जा सकता। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने वाली है ये, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की को बढ़ाने वाली है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो कंठस्थ करना, रट लेना गणितीय प्रक्रिया नहीं होती। अनुमान लगाना, मापना और साकार कल्पना करना ये होती है, लेकिन कंठस्थ करना ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब, कब पनपता है? तो दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पना सीखने के लिए विवश किया जाए। विवश आप नहीं कर सकते बच्चों को, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता की व्याख्या करता है। व्याख्या करना ही एक महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा प्रदर्शन का दबाव होता है, ये भी नहीं। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 6 में बात करें तो अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन एफए कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्या रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। एफए की इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करता है। तो यह विश्लेषण करने का प्रयास करेगा, एनालिसिस करने का प्रयास करेगा चीज़ों को कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, हिंदू अरेबिक संख्या है या रोमन संख्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्लेषणात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा कक्ष में किसको महत्व दिया जाता है? तो गणितीय विषय की प्रकृति, प्रक्रिया, तर्क पर दिया जाता है, समस्या समाधान की युक्तियों पर दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, समस्या समाधान की युक्तियों पर। चलिए इससे भी बेहतर आंसर इन्होंने, 1 मिनट प्लीज, इससे भी आंसर इन्होंने माना है गणित की विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। तो दोनों ही आंसर वैसे सही हैं, यहाँ पर ज़्यादा आपका फर्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए दी और वहाँ पर इस बात को बताया कि एक कमीज और स्वेटर का अंकित मूल्य क्रमशः 200 रुपये और 300 रुपये है। कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% और 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इस वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न में से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो इसमें संवेदनशील होने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीटेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या है? तो प्रभावशाली गणित का अर्थ है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनको विनियोजित उचित उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणितीय उपकरण उल्लेख करता है। तो परगलन यंत्र, कैलकुलेटर, रेखक, रूलर, नापने वाला फीता, टेप, चांदा, कौड़, मापक, प्रकार, कंपास आदि का ये उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 7 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज के मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास है। तो सीटेट 2014 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है आपका स्तर 2 के अनौपचारिक निगमन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म की जयंती पर स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ क्या होता है? तो सीटेट 2014 में पूछा गया था। गणित का अर्थ होता है एक तरीके से ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि में वृद्धि। तो उम्मीद है दोस्तों आज को वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप भी 90 प्लस इसका सोच रहे हैं, यदि आपने 120 प्लस का स्कोर सोचा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।